गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग राजनयिक प्रक्रियाओं में, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के डेवलपमेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको हम लोग देख रहे थे। कल हम लोगों ने ग्रीक डिप्लोमेसी का क्या योगदान रहा, या इसको ये कहें कि यूनानी नगर राज्यों का राजनयिक प्रक्रियाओं के विकास में, राजनयिक शब्दावलियों के विकास में और वर्तमान समय की जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें ग्रीस का क्या योगदान रहा, उसको हम लोग देख रहे थे। जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि उस समय राजनयिकों को नियुक्त करते समय उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हम लोगों ने देखा। जो मिशंस भेजे जाते थे वो अपन लोगों ने देखा, और दूतों की जो नियुक्ति की जाती थी उन दूतों की नियुक्ति का क्या आधार हुआ करता था ग्रीक सिटी स्टेट्स के समय में, उसको हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये कि यूनानी नगर राज्यों में जो संधि वार्ताएं होती थी, जो वार्तालाप हुआ करता था, जो डायलॉग्स हुआ करता था, जो ट्रीटीज हुआ करती थी, जो ट्रीटीज के लिए डायलॉग्स हुआ करते थे, वो किस प्रकार से संपादित की जाती थी। तो इसमें हम लोग ये पाते हैं कि जो यूनानी वार्ताएं हुआ करती थी वो मौखिक रूप से होती थी और सभी के अवलोकनार्थ, मीन्स सभी लोग उसको जान सके, देख सकें, इसके लिए ये जो वार्ताएं हुआ करती थी जन सभाओं के समक्ष संपन्न हुआ करती थी। और उस समय दूत का जो मूल कार्य हुआ करता था वो था संधियों का संपादन करना। वार्ताओं के परिणाम स्वरूप जो संधियां संपन्न होती थी उनको शपथ के माध्यम से रेक्टिफाई किया जाता था, उनको शपथों के द्वारा अनुमोदित किया जाता था और उसके बाद उसे शपथ के देवता जियस पिस्टियोस से स्वीकृत करवाया जाता था। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था संधियों की दैविक स्वीकृति की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार से जो संधि संपन्न की जाती थी उसमें संधि की जो एक प्रति हुआ करती थी वो हस्ताक्षर करता राज्य के द्वारा, जो सिग्नेटरी स्टेट हुआ करता था उसके द्वारा अपने मुल्क की भाषा में लिखा जाता था। और संधि के इन शर्तों के अवलोकन के लिए इनको प्रायः संगमरमर के ऊपर, ब्रोंज के ऊपर या पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण करके, लिखवा करके उसे मंदिरों में रखा जाता था। संधियों की पूर्ण क्रियान्विति के लिए उस समय बंधकों को रखे जाने की भी प्रथा हमें देखने को मिलती है। जो संधि की शर्तें हुआ करती थी उन संधि की शर्तों में मध्यस्थता के उपयोग का भी प्रायः प्रावधान रहता था और नगर राज्य के पारस्परिक विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए हजारों वर्ष पूर्व भी हमें पंच निर्णय या मध्यस्थता की प्रथा तत्कालीन यूनानी समाज में देखने को मिलती है। और ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी किसी अद्भुत शक्ति प्राप्त पुरुष जिसको डेल्फिक ओरेकल्स के नाम से जाना जाता है या फिर एम्फक्टिनिक काउंसिल के द्वारा इसको अनुमोदित करवाया जाता था, इसके पालन का जिम्मा दिया जाता था, या फिर किसी तीसरे राज्य को या किसी ट्रिब्यूनल को या किसी फिलोसफर को या ओलंपिक खेलों के विजेता के ऊपर इसके पालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अब राजनय के क्षेत्र में यूनानियों का जो एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है वाणिज्य दूतों की नियुक्ति किया जाना, जिसको हम वर्तमान समय में कॉन्सुलर एजेंट्स के नाम से जानते हैं। उस समय यूनानी नगर राज्यों में इन वाणिज्य दूतों को प्रॉक्सिनोस के नाम से जाना जाता था और ये उसी नगर के निवासी हुआ करते थे जहां पर वे कार्य करते थे। ये मान करके चला जाता है कि नगर के जो प्रतिष्ठित लोग थे वे इस पद को प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे। जनरली यह पद वंशानुगत हुआ करता था और जिस राज्य के द्वारा
ये वाणिज्य दूत नियुक्त किया जाता था। यह वाणिज्य दूत उस राज्य के नागरिकों को हितों को बढ़ाने का कार्य और उनको संरक्षण देने का कार्य करता था। वाणिज्य दूत का कार्य न केवल विदेशी शहरों में आए व्यापारियों की सहायता देना था, वरन राजनयिक वार्ताओं का प्रारंभ करना और उस परस्पर संहारक कटुता को शांत करना था, समाप्त करना था, जो तत्कालीन हेलेनिक विश्व को पृथक और विषाक्त और आतंकित और कटु बनाए हुए थी। इसी प्रकार से यूनानी राजनय में हमें डिप्लोमेटिक एसाइलम की प्रथा का विकास भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि राज्याश्रय अथवा शरण देने का अधिकार इस समय तक पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। ये अलग बात है कि ये शरण आज की भांति किसी दूतावास में नहीं दिया जाता था, बल्कि किसी मंदिर में या किसी समाधि में लिया जाता था, और कभी कभी तो पूरे शहर को ही शरण का स्थान मान लिया जाता था। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि जो टियोस का नगर था वो पूरा ही एक शरण स्थल बन चुका था। इसी प्रकार से वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रारंभ भी हमें यूनानी राजनय के समय से देखने को मिल रहा है, जिसमें जो स्वतंत्र नगर राज्य थे, जो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे, वे अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए सम्मेलन बुलाया करते थे, जिन्हें क्षेत्रीय परिषद अथवा अभिपक्त यौनिक काउंसिल कहा जाता था। और ये कहा जाता है कि इन परिषदों को वर्तमान समय की लीग ऑफ नेशंस और यूएनओ की यदि पूर्वगामी संस्था कह दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। इन क्षेत्रीय परिषदों के स्थायी सचिवालय हुआ करते थे, जिसके कुछ नियम थे, जैसे हस्ताक्षरकर्ता राज्य के द्वारा यदि संधि समझौते का उल्लंघन किया जाता था तो अन्य सदस्य राज्य उसे शत्रु के रूप में मानते थे, उसे शत्रु की तरह ट्रीट करते थे, और कभी कभी तो वो दंड देने के लिए उल्लंघनकर्ता राज्य के ऊपर आक्रमण भी कर दिया करते थे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक हित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के निर्माण का प्रारंभ इन्हीं के काल से हमें प्रारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि यूनानियों ने राजनयिक व्यवस्था को काफी उन्नत बना लिया था और व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इन्होंने उन सिद्धांतों को विकसित किया जिसमें युद्ध की घोषणा, शांति को बनाए रखने, संधियों का अनुमोदन, मध्यस्थता, तटस्थता, दूतों का आदान प्रदान, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति और युद्ध के कुछ नियम उस समय सम्मिलित थे। अब सवाल उठता है कि क्या यूनानी राजनयिक जो व्यवस्था थी वो इतने सर्वगुण संपन्न थी, तो फिर इसका पतन क्यों हुआ? या हम ये कहें कि क्या यूनानी राजनयिक व्यवस्था में हमें कुछ कमियां देखने को मिलती हैं? तो एक बारगी हम वापस से थोड़ा सा कॉन्क्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि जो यूनानी नागरिक था उसकी स्वामी भक्ति अपने नगर राज्य तक ही सीमित थी, तथापि उसकी जो सुरक्षा थी वो उसका प्रमुख उद्देश्य था। परंतु अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान उनके द्वारा किया जाता था, संधियों को पवित्र माना जाता था, इसका उल्लंघन करना अथवा अपने मित्र को मझधार में छोड़ देना ये गलत माना जाता था। पड़ोसियों के ऊपर अघोषित युद्ध को अनुचित माना जाता था। घायल और मृतकों के प्रति किसी भी प्रकार का अपमान, असम्मान, अत्याचार को असभ्य व्यवहार के रूप में मान करके चला जाता था। अब यूनानियों का राजनय के क्षेत्र में एक तरफ तो हमें ये योगदान देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें
राजनय के क्षेत्र में जो उनका योगदान था वो हमें काफ़ी कुछ कमियों से भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ वो हमें दोष युक्त भी दिखाई दे रहा है, जिसको निकल्सन के शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि यूनानी राजनय की जो कमियां थीं वो मुख्य रूप में इस प्रकार से थी। नंबर 1, यूनानी स्वभाव से ईर्ष्यालु थे, अव्यावहारिक थे, बातूनी थे। हालांकि यूनानियों ने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके सामूहिक हित पर बल तो दिया, परंतु इन प्रयत्नों के बावजूद यूनानियों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण यूनान का पतन होने लगा। दूसरे, यूनानी राजदूतों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, तो प्रशिक्षण के अभाव में वो एक अच्छे राजनयज्ञ नहीं थे, वो एक आइडियल डिप्लोमेट के रूप में नहीं थे। और तीसरे, यूनानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच उत्तरदायित्वों का भेद नहीं कर पाए थे। तो स्वभावगत इन दोषों के अलावा कुछ और भी हमें कमियां यूनानी राजनय में देखने को मिलती हैं, जैसे जटिल प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनय को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। उन्होंने अपने दूतों को पूर्णकालिक शक्ति देकर के पर राज्य में नहीं भेजा था। रिजल्ट ये हुआ कि इन दूतों को या तो स्वयं जा करके या अपने किसी मैसेंजर को भेज करके अपने देश से लगातार निर्देश प्राप्त करने पड़ते थे। रिजल्ट ये हुआ था, चूंकि आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था और आवागमन के साधनों के विकास न होने के कारण निर्देशों को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, जिसका परिणाम ये होता था कि आगे चल करके ये आज्ञाएं निरर्थक हो जाती थी। इसी प्रकार से जो राज्यों की जनसभाएं थीं, उन राज्यों की जनसभाओं को ये अधिकार था कि वे अपने राजदूतों के द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों पर बहस करें और इसके आधार पर दूतों को आज्ञाएं प्रदान करें। लेकिन ये जनसभाएं ज़्यादातर उत्तरदायित्व विहीन एवं निरर्थक वाद विवाद में ही अपना समय व्यतीत करती थी। ये सभाएं बहुत ही ज़्यादा विलंबकारी थी। चार्ल्स थेयर के शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि चार्ल्स थेयर ने अपनी पुस्तक डिप्लोमेट में यूनानी राजनय की असफलता के 4 कारण बताए। नंबर 1, यूनानी राजनय में विदेश नीति और जनसभाओं के बीच कोई तालमेल नहीं था। नंबर 2, संधियों के अनुमोदन में बहुत ज़्यादा देरी लगती थी। नंबर 3, वार्ताएं खुली हुआ करती थी। और लास्ट, पारस्परिक मतभेदों में समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ करता था। अब जो यूनानी राजनयिक मिशन थे, उसमें मिशनों में कई स्तर के दूत हुआ करते थे, जिनमें से प्रत्येक अपने नगर राज्य में स्थित राजनीतिक गुट का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इन राजनयिक मिशन के दूतों का जो काम था वो ये था कि वे ज़्यादातर समय एक दूसरे दूतों के कार्यों के ऊपर निगाह रखते थे, बजाय कि दूत के कार्य को करने के। दूसरा, दूत का उद्देश्य अक्सर अपने विरोधी दूत की कोई ऐसी गलती को पकड़ना रहता था जिससे कि वो लौट करके अपने शत्रु दूत के विरुद्ध अयोग्यता का आरोप लगा सके, भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके, यहाँ तक कि देशद्रोह का भी आरोप लगा सके। ये दूत इस फिराक में रहा करते थे। तो इन सब संदर्भों में हम ये कह सकते हैं कि जो यूनानी राजनयिक व्यवस्था थी उसमें हमें ये कमियां देखने को मिलती हैं। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति प्राप्ति की होड़ में लगे होने के कारण यूनानी नगर राज्यों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है और इनमें आपसी सहयोग जैसी कोई बात देखने को नहीं मिलती। ये अपनी संपूर्ण शक्ति तथा धन आंतरिक कलह के ऊपर ही व्यतीत कर देते थे।
तो स्वाभाविक था कि ऐसी स्थिति में राजनय का पतन होना ही था। कल हम लोग लेंगे रोमनों के द्वारा राजनयिक प्रक्रियाओं में, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेज में क्या योगदान दिया गया। थैंक यू।